नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए विषय से जुड़े हुए सवाल आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं और उनके जवाब हमारे विशेष मेहमान देते हैं। आपको करना बस इतना है कि हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करना है। आपको टोल फ्री नंबर हम आपको बता देते हैं, आप टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। जिस नंबर पे आपको फ़ोन करना है वो नंबर है 1800113060, साथ ही साथ 1800113006। ये टोल फ्री नंबर के जरिए आप सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और सबसे पहले आपको अब विषय के बारे में बता देते हैं। जो आज का विषय रहने वाला है वो पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी एवं अन्य फलों की खेती, ये पहला विषय रहने वाला है। ये आज का विषय रहेगा। इसके साथ ही अगर दूसरे विषय की बात करें तो पराली प्रबंधन आज का हमारा दूसरा विषय रहने वाला है। तो हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम इन दो विषयों पर चर्चा करेंगे। इन विषयों से संबंधित कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर आप फोन करके हमें पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबरों पर आप फोन कर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। तो ये व्हाट्सएप नंबर था हमारा। अब इसके साथ साथ आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल इस कार्यक्रम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए hellokisan2015@gmail.com। तो मेल के जरिए सवाल करते समय लेकिन अपना नाम और जिस जगह से आप अपना सवाल कर रहे हैं ये लिखना ना भूलें। तो और इस कार्यक्रम में जो हमारे खास मेहमान रहने वाले हैं मैं आप सभी का उनसे तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले डॉक्टर RM शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। प्रधान वैज्ञानिक हैं, फल विज्ञान संभाग, IARI पूसा, नई दिल्ली से। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर SL मीना जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। प्रधान वैज्ञानिक, शस्य विज्ञान संभाग, IARI पूसा, नई दिल्ली से। तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर RM शर्मा जी से। सर, जिस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो फल विज्ञान, जो पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी और जो साथ ही और फल हैं उनकी खेती किस प्रकार से की जाए और कितना चैलेंजिंग ये किसानों के लिए रहता है। देखिए, पहाड़ों पे सबसे बड़ी समस्या है कि जो उनकी टोपोग्राफी होती है, जो वो समतल नहीं होती, ऊंची नीची होती है। मृदा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती, फर्टिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, पानी के साधन नहीं होते। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जलवायु के हिसाब से, हमारी मिट्टी के हिसाब से, वैसे तो बहुत पहले से बहुत सारे जो टेम्परेट फ्रूट्स उनकी खेती यहाँ की जा रही है और कीवी फ्रूट भी पर्याप्त रूप से फैल गया है। यहाँ तक उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी कीवी फ्रूट की बहुत अच्छी खासी खेती हो रही है। लेकिन जहाँ तक कीवी की मैं विशिष्ट करके बात बताऊँ, क्योंकि बहुत लंबे समय तक पेड़ पर रहने वाला फल है तो इसके लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। तो इसके पत्ते का साइज बड़ा होता है। अगर आपके पास पर्याप्त सिंचाई नहीं है तो आपके फल का जो साइज है वो उतना अच्छा नहीं बनेगा और फल का साइज छोटा रह जाएगा, जिसकी कीमत आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो कीवी के लिए खास करके मैं बात करूं कि जहां पर्याप्त इरिगेशन या बारिश पर्याप्त होती है वहीं पे इसकी खेती करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, तो बिल्कुल कीवी की खेती करने की अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। साथ ही साथ कीवी की तैयारी, खेती की तैयारियों को लेकर और क्या कुछ विशेष रहने वाला है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पर्वतीय क्षेत्रों में किसान फलों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर बात कीवी फल की करें तो कीवी की खेती पहाड़ी और ठंडे इलाकों में की जाती है। ऐसे इलाके जहां तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता।
वहां कीवी की खेती की जा सकती है। देश में कीवी की खेती जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी इलाकों, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। कीवी की खेती करने का सबसे सही समय जनवरी का महीना है। इसमें फूल मार्च से अप्रैल के बीच तक आते हैं और जून से जुलाई के बीच फल बनता है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक तैयार होने लगता है। पौधारोपण करने से पहले मिट्टी के पीएच मान की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 5 से 6 होना चाहिए। अगर आप उच्च गुणवत्ता वाले फल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नर्सरी में तैयार उच्च गुणवत्ता और किस्मों के पौधों का रोपण करना चाहिए। कीवी के पौधों की रोपाई लाइन से करें। लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर और लाइन में पौधे से पौधे के बीच 6 मीटर की दूरी रखें। सिंचाई की बात करें तो कीवी के पौधों की रोपाई करने के तुरंत बाद सिंचाई करें। कीवी के अलावा सेब की खेती भी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। सेब की खेती करने या बाग लगाने के लिए बडिंग या रोपण विधि से पौधे तैयार किए जाते हैं। बडिंग विधि जून माह में और ग्राफ्टिंग दिसंबर से जनवरी में करना ठीक रहता है। पुराने और कम उत्पादन देने वाले पेड़ों की पैदावार बढ़ाने के लिए कटाई छटाई करना बेहतर होता है। इस तरह पहाड़ी इलाकों में किसान कीवी, सेब और अन्य फलों की खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों पे अगर आप कीवी या फिर अन्य फलों की खेती करने की सोच रहे हैं तो बताए गए सभी चीज़ों का विशेष रूप से अगर आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर पैदावार ले सकेंगे और साथ ही साथ किसान मुनाफा भी कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में और बात करेंगे अब पराली प्रबंधन को लेकर। हमारे साथ डॉक्टर एस.एल. मीना जी हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से सर्दियों का मौसम आते ही पराली प्रबंधन को लेकर काफ़ी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और पराली प्रबंधन आपसे जानना चाहेंगे ये क्या है और कैसे पराली प्रबंधन किसानों को करना चाहिए। देखिए पुलकित जी, सबसे पहले बात है कि पराली होती क्या है। जब हम फसल को काट लेते हैं और फसल की हम थ्रेशिंग कर लेते हैं, फसल पौधों में से दाना निकाल लेते हैं हम लोग, जो बाकी अवशेष जो फसल अवशेष बच जाते हैं हम उसको पराली बोलते हैं। ये पराली हमारी रबी सीजन में भी आती है, खरीफ सीजन की फसलों में भी आती है। तो एक अनुमान के हिसाब से हमने देखा है कि पूरे हमारे उत्तरी भारत की बात करूँ मैं तो लगभग 500 मिलियन टन पराली पैदा होती है। तो उसमें से काफ़ी कुछ पराली तो किसान भाई है जो अपने पशुओं के चारे के काम में ले लेते हैं, लेकिन लगभग 95% यानी कि 95 मिलियन टन जो पराली होती है उसको किसान भाई खेतों में जला देते हैं, जो कि ये अच्छा तरीका नहीं है। तो हमें पराली का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पराली जलाने से नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है जी। और आप जलाएंगे तो हमारा जो वातावरण वो पोल्यूशन, उसमें पोल्यूशन बढ़ेगा और हमारी जो ज़मीन है उसका जो स्वास्थ्य है वो भी उस प्रतिकूल प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो किसान भाइयों को चाहिए कि इस पराली का हम कैसे प्रबंधन करें। अच्छा, किसान भाई कई बार पराली क्यों जलाते हैं, उसका कारण ये होता है कि वो लोग जब चावल की खेती करते हैं उसके बाद जब वो तुरंत उसके बाद जो गेहूं की खेती करना चाहेंगे तो उनके पास समय कम मिलता है। तो इस सोच के साथ वो किसान भाई क्या करते हैं कि पराली को वो जला देते हैं। देखिए ये अच्छी क्रिया नहीं है। तो हम किसान भाइयों को ये कहेंगे कि प्रबंधन करके आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आप अपनी जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य बनाए रखेंगे। दूसरी बात है कि जो हमारा वातावरण है उसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहेगी। तो उसके लिए क्या क्या करना है वो हम बताएंगे आपको कि क्या क्या हम कर सकते हैं कि पराली जलानी ना पड़े, और इस तरह से प्रबंधन करेंगे कि पराली का हम सदुपयोग करके ज़्यादा हमारी सॉइल जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य बढ़ाएंगे और ज़्यादा मुनाफा उससे हम कमा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, चर्चाएं ये भी होती हैं कि पराली से आज हम इथेनॉल भी बना सकते हैं, तमाम चीज़ें भी निकल सकती हैं जी। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ बिल्कुल, देखो पराली के कई प्रबंधन हम कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि आप पराली को चारे के रूप में काम में ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि पराली को हम मल्चिंग के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तीसरा क्या है कि हम पराली को पैकेजिंग इंडस्ट्री होती है वहाँ बेच सकते हैं। और जो इथेनॉल बनाने की बात जहाँ तक बात है उसमें कुछ फसलें होती हैं, जैसे हमारे गन्ना है, गन्ना की पराली भी बहुत होती है और उसको भी लोग किसान भाई कई बार जला देते हैं या फिर उसको फेंक देते हैं, जबकि वो बहुत ही कामयाब चीज़ है। तो गन्ने की पराली का हम इथेनॉल बना सकते हैं और आज कई इंडस्ट्री इस पर काम कर रही हैं और आने वाले समय में शायद इथेनॉल का पर बहुत काम हो रहा है। तो जैसे गन्ने की है और ये हमारे जो मिलेट्स में भी कुछ ऐसी पराली होती हैं, उनके भी स्टोवर जो होते हैं उनको भी हम इथेनॉल के काम में ले सकते हैं। तो आने वाले भविष्य में शायद हो सकता है कि गन्ने की पराली से और अन्य फसलों की पराली से इथेनॉल बनाया जाए और इससे काम जारी है, लगातार काम जारी है।
लेकिन मैं यही कहना चाहूँ किसान भाइयों को कि आप पराली को ना जलाएं, और उसका कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं वो हम बताएंगे। जैसे आप टर्बो सीडर यूज कर सकते हैं सोइंग के लिए। आप पराली को बिल्कुल मत छेड़िए, आजकल रोटावेटर भी आते हैं, उसके थ्रू भी आप उसमें पराली को मिट्टी में मिला सकते हैं। और क्योंकि पराली में बहुत सारे गुण होते हैं, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हम बाहर से नहीं दे पाते, वो पराली से ही दे सकते हैं। जैसे पोटेशियम बात करूँ, पोटेशियम पराली में बहुत होता है, तो पोटेशियम अगर आप इस तरह से मैनेज करेंगे तो पोटेशियम बाहर से आपको देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बाकी सूक्ष्म तत्व भी होते हैं जो कि पराली से हम काम में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है पराली का प्रबंधन करके हम बेटर उसका हम उपयोग करके और अच्छे तरह से हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और अच्छी उत्पादन हम ले सकते हैं। तो विशेषज्ञों की सलाह से अगर आप पराली का प्रबंधन करते हैं तो जाहिर तौर पर आपकी जो मिट्टी की उर्वरता है वो भी बनी रहेगी, और साथ ही साथ अगर आप पराली को जलाने की ओर जा रहे हैं तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। पराली प्रबंधन क्या है और कैसे करनी चाहिए, आइए नजर रिपोर्ट पर डालते हैं। किसान धान की फसल पकने के बाद फसल का ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं क्योंकि वही काम का होता है, बाकी हिस्सा किसान के लिए किसी काम का नहीं होता। क्योंकि अगली फसल बोने के लिए खेत खाली करने होते हैं, ऐसे में किसान फसल के बाकी हिस्से को यानी सूखी पराली को आग लगा देते हैं, जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है। इतना ही नहीं, फसल अवशेष जलाने से वातावरण में खतरनाक रसायन घुल जाते हैं। हालांकि लंबे अनुसंधान और कोशिशों के बाद इस समस्या का हल खोज लिया गया है। इस हल को पराली प्रबंधन कहा जाता है। पराली प्रबंधन मोटे तौर पर 3 तरह से किया जा सकता है। पहला, कंबाइन से कटाई के बाद फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाकर। दूसरा, बिना पराली जलाए जीरो टेलेज मशीन से बिजाई करके। और तीसरा, एसएमएस लगी कंबाइन से कटाई के बाद हैप्पी सीडर से बुआई करके। इनमें तीसरी विधि सबसे सफल और सबसे बेहतर है। कंबाइन हार्वेस्टर पर सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाकर धान की कटाई करके पराली को आग लगाए बिना निपटाया जा सकता है। फसल काटते समय ही इस मशीन के जरिए पराली के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोग किए जा सकते हैं। दरअसल जिस पराली को बेकार समझकर जला दिया जाता है, असल में वो बहुत काम की चीज है। वो बेहतरीन खाद भी है, पलवार भी और खरपतवार नाशक भी। किसान फसल अवशेषों को न जलाकर उन्हें खेत में जोत कर खाद बना सकते हैं। ऐसा करने से खाद का खर्च भी बचेगा और जमीन की पैदावार में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। मौजूदा मौसम में पराली जलाने के मामलों को शून्य के स्तर पर लाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार 4 राज्यों को CRM यानी फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि प्रदान कर रही है। तो देखा आपने पराली प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है और उसको करके कितने फायदे यहाँ पर लिया जा सकते हैं। फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अब हमारे इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है हमारे कॉलर्स का सवाल लेने का। तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। जी नंदस्वरूप जी, अपना सवाल पूछिए। नंदस्वरूप जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, तो नंदस्वरूप जी को जितना हम समझ पाए उनका सवाल ये है कि नंदस्वरूप जी पराली प्रबंधन करना चाहते हैं वैज्ञानिक तरीके से। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे असल मीना जी, थोड़ा इनको इनके सवाल का जवाब किस तरह से दिया जाए। जी देखिए, अगर पराली का प्रबंधन आप करना चाहते हैं तो इस तरह से आपने वीडियो भी देखा होगा, प्रबंधन 3 तरह से होता है। तो जो मैं किसान भाइयों को बोलूँगा कि आप पराली का जो अवशेष, फसल अवशेष जो है आपके, वो बेटर ये होगा कि आप उसको मिट्टी में मिला दें, क्योंकि आजकल कई मशीनें आ रही हैं, आप उसमें मिला सकते हैं। और उसमें स्पेशली करके जो रोटावेटर नामक की जो एक मशीन होती है, वो ट्रैक्टर चालित होती है, तो उसको आप लगा दीजिए। तो रोटावेटर क्या है कि आपकी जो पराली है, फसल अवशेष है, उसको मिट्टी में मिला देंगे तो उसकी क्या खाद बन जाएगी, और खाद बनने के बाद उसमें से आपको पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी। दूसरा क्या है कि जैसे आपके पास अगर पराली है तो आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं।
उसका जो बेल बना सकते हैं, रोलिंग बेल बना सकते हैं और उसको आप बाज़ार में बेच सकते हैं, क्योंकि कई कई डिमांड होती है, कहीं पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम आता है, दूसरा कहीं बियर फैक्ट्री में भी इनको भेजा जा सकता है और कई और भी इसके उपयोग हो सकते हैं। और दूसरा मैं कहता हूँ कि जैसे अगर आप मल्चिंग के रूप में अगर इस काम में लेंगे, जैसे कई जगह क्या होता है पानी की समस्या ज़्यादा होती है, वहाँ सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो आप अगर पराली को पलवार के रूप में काम में लेंगे तो आपका जो नमी है वो बनी रहेगी और आपको अलग अलग से कोई सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देखते हैं कि दिनों दिन हमारे जो वाटर टेबल है बहुत नीचे जा रहा है, तो पानी का सदुपयोग करने के लिए भी हम पलवार का उपयोग कर सकते हैं, तो उसमें हमारे जो पराली उसका उसी का उपयोग होता है। दूसरा क्या है कि अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप है ना पराली को छोड़ दीजिए, आप कुछ मत करिए पराली को, लेकिन आप एक मशीन लीजिए, आपको गेहूँ बोना है तो आप हैवी सीडर के नाम की एक मशीन आती है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं जीरो टिलेज। तो वो जीरो टिलेज मतलब है कि उसमें हम कोई कल्टीवेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसमें सोइंग करेंगे गेहूँ की। और ये हमने कई एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं कि जीरो टिलेज में अगर हम हैप्पी सीडर का उपयोग करेंगे तो आपकी फसल में कोई कमी नहीं आएगी, आने वाली जो फसल है गेहूं की उसमें पैदावार में कोई कमी नहीं आती है। तो इस तरह से आप इसका काम में ले सकते हैं। और दूसरा, इसका कंपोस्ट हम बाहर बना सकते हैं, जैसे इसको इकट्ठा करके और हमारा जो पूसा डिकम्पोजर है उसका इस्तेमाल करके इसको जल्दी मतलब इसका कंपोस्ट बनाया जा सकता है, जो 50 से 60 दिन के अंदर ये तैयार हो जाता है और किसान भाई उसका आप उपयोग में कर सकते हैं। जी, तो नंद स्वरूप जी, आशा है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर RM शर्मा जी का रुख करेंगे। सर, जिस तरह से हमने यहाँ पर चर्चा की, आपने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर और कितना चैलेंजिंग होता है, कितना पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी की खेती करना या अन्य फलों की खेती करना। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसान भाई कौन से ऐसे किस्म की कीवी लगाएं जिससे उनको बेहतर पैदावार मिल सके और किस तरह से उसकी देखभाल करें। देखिए, कीवी की खेती के लिए आवश्यक, जैसा कि मैंने बताया कि इसके पत्ते का साइज़ बड़ा होता है तो इसकी पानी की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा है। लेकिन कीवी की जो खेती है वो 1000 मीटर एलिवेशन से लेके और 5000 5,500 फीट तक जो है आप जा सकते हैं, कीवी की खेती कर सकते हैं। तो अगर आप हाई हिल पे खेती कर रहे हैं कीवी फल की, तो हेवार्ड प्रजाति जो है वो सबसे उत्तम मानी जाती है उगाने के लिए। और जो नीचे पहाड़ी एरिया हैं जो 1000 या 1200 मीटर की ऊंचाई पे हैं, वहाँ पे हम एलिशन लगा सकते हैं, ब्रूनो लगा सकते हैं, मोंटी लगा सकते हैं, एबॉट लगा सकते हैं। लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान रहे कि ये ऐसा फल है जिसमें नर पौधे अलग होते हैं और मादा पौधे अलग होते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि जब भी आप, जो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, ये सब जो है मादा प्रजातियों के हैं। इसके साथ आपको कम से कम 6 मादा पौधों के लिए 1 नर पौधा जरूर लगाना पड़ेगा, चाहे वो मैच्योर आप लगाएं या तमूरी लगाएं। ये 2 प्रजातियां हैं जो भारत में लगाई जाती हैं। तो कम से कम 6 मादा पौधों के लिए 1 नर पौधा लगाएं। और साथ ही नर पौधा भी ऐसे आपको लगाना है कि उसकी जो दूरी है सभी मादा से बराबर दूरी पर रहे। कहीं ऐसा नहीं कि जैसे कोई नर पौधा अगर वो फल नहीं दे रहा तो आपने कहीं दूर किनारे पर उसको गाड़ दिया है, ऐसा नहीं है। कि अगर 100 पौधे आपने लगाए हुए हैं तो उसमें से 1:6 का रेशियो आपको मेंटेन करना है और उनको बिखरा के लगाना है नर पौधों को, ताकि उनके जो परागकण हैं वो उड़ के सारे जो मादा प्रजाति के पौधे हैं उनको परागित कर सकें और आपको अच्छी से अच्छी उपज मिल सके। तो अगर हाई हिल पर जा रहे हैं आप, ऊंचे जगह पर लगाएंगे तो हेवार्ड लगाएंगे। और मैं और एक बात कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से कि अभी तक जो प्रजातियाँ हमारे पास थीं वो सिर्फ हरे रंग की प्रजातियाँ थीं। जब हम उनको काटते थे तो वो अंदर से हरा निकलता था, लेकिन अब और अन्य कलर की प्रजातियाँ भी आ गई हैं। जैसे सनगोल्ड आ गया है कि आप उसको अगर काटेंगे अंदर से तो वो पीला निकलता है। ओरिएंटल रेड आ गया है कि अगर आप उसको काटेंगे अंदर से तो वो लाल रंग का होगा। तो अलग अलग फ्लैश कलर की प्रजातियां भी आ गई हैं जिनका चुनाव हमारे किसान भाई कर सकते हैं ताकि उनको एक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने उत्पाद का मिल सके। बिल्कुल। तो डॉक्टर शर्मा ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया कि आप कौन सी किस्म का इस्तेमाल बेहतर पैदावार के लिए कर सकते हैं। फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में यहाँ पर एक वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा,
हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं हेलो किसान कार्यक्रम। हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। जी अपना सवाल पूछिए। सत्यप्रकाश जी आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी सत्यप्रकाश जी आप अपना सवाल पूछिए। सर मैंने धान बोया था उसको, तो उसका जो बचते आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। जो पराली है उसका कैसे जिससे कि लाभ पराली का प्रबंधन कैसे? जी जितना हम समझ पाए उतना इसके अनुसार यही लगा डॉक्टर साहब की सत्यप्रकाश जी पराली प्रबंधन करना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। सत्यप्रकाश जी आपने धान की फसल लगाई है और उसका पराली का आपको प्रबंधन करना है, जलाना नहीं है, है ना? तो देखिए ऐसे होता है पुलकित जी, ये जो धान खेती करते हैं लोग, धान की जो फसल होती है, धान का जो पौधा होता है, इसमें क्या सेलुलोज जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। सेलुलोटिक जो होता है ना बहुत ही हार्ड होता है, तो वो क्या है कि डिकम्पोज इतनी आसानी से नहीं होता है। तो अगर हमको कंपोस्ट बनाना है तो हम उसका कंपोस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके दो तरीके हैं। एक तो क्या है खेत में ही इसको हम डिकम्पोज कर दें, और एक पराली को इकट्ठा करके और विंडरो सिस्टम में उसको हम कंपोस्ट बना सकते हैं, जिससे आपको क्या है कि आमदनी होगी और खाद बनेगा। तो एक हमारा पूसा डिकम्पोजर नामक एक हमने सॉल्यूशन बनाया है, उसमें सारे माइक्रोब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट उसका डिकम्पोज करता है, यानी कि वो सड़ा देता है उसको अपने पराली को। तो एक तो आप वो काम में ले सकते हैं पूसा डिकम्पोजर, जो कि आजकल सभी गवर्नमेंट उस पर काफ़ी ध्यान दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है, और पूसा डिकम्पोजर का काफ़ी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। और उसका जो डिकम्पोजिशन का जो टाइमिंग है वो 15 से 20 दिन में हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे हम लोग उसको इकट्ठा कर लेंगे और हम उसको विंडरो सिस्टम में उसको डाल देंगे, तो उसकी जो चौड़ाई होती है 2 मीटर होती है, और हाइट जो होती है उसकी विंडरो की वो होती है 2.5 मीटर, और लंबाई कितनी हो सकती है। तो एक बार इसको डाल के देखते हैं, फिर इसको नमी बनाए रखने के लिए हम उसको पानी का छिड़काव भी करते हैं। तो उसको फिर हम क्या है कि टर्नर से उसको हम पलटते रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें कुछ गोबर खाद डाल देते हैं, जिससे क्या है कि सड़न उसकी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो ये काम करने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, पूसा डिकम्पोजर का घोल भी जो होता है उसका छिड़काव भी हम उस पर कर देते हैं। तो टर्नर से उसको हम मिलाते हैं बार बार, 3-4 बार मिलाएंगे, जैसे एक बार 10 दिन के बाद, एक बार 25 दिन के बाद, एक बार 40 दिन के बाद, ऐसे टर्नर से हम उसको मिलाएंगे। तो आपका जो कंपोस्ट है वो 50 से लेके 60 दिन में तैयार हो जाता है। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फसल है, जैसे चावल की बात करता हूँ, धान की बात करता हूँ, धान की पराली है उसका डिकम्पोज बहुत स्लो होता है, तो उसका जो कंपोस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि 60 दिन करीब लेता है। लेकिन और जो फसल होती हैं वो 45 दिन में या 50 दिन में तैयार हो जाती हैं। और दूसरा मैं बता रहा था आपको कि आपको अगर कुछ भी नहीं करना है, पराली को हटाना भी नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे इसमें मेहनत लगेगा, ये पैसा लगेगा, तो उसके लिए हमारे पास आजकल जीरो टिल मशीन भी हैं। जैसे बता रहा था मैं आपको कि हैप्पी सीडर है, टर्बो सीडर है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट आप गेहूं की उसमें बुआई कर सकते हैं। जी,
तो उम्मीद है सत्यप्रकाश जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल है। अंकुर सहाय आजमगढ़ से सवाल पूछ रहे हैं। उनका सवाल है कि पराली को अगर हम जैविक खाद में परिवर्तन करना चाहें तो कैसे करें जिसमें मृदा स्वास्थ्य बना रहे। डॉक्टर मीना, बिल्कुल, मैंने अभी यही बात बताई थी कि हम पराली का डिकम्पोजिशन करके हम उसका कंपोस्ट बना सकते हैं। और ये जो विधि है ये बहुत आसान है। इसमें कई विधि होती हैं कंपोस्ट बनाने की। एक तो क्या, खेत के अंदर भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं, यानी कि मैंने बताया कि पूरा डिकम्पोजर का इस्तेमाल करके आप पराली को खेत में ही सड़ा देते हैं और वो 25 दिन के अंदर में तैयार होकर रेडी हो जाता है। आपका गेहूं का फील्ड आप तैयार मिल जाएगा आपको। दूसरा क्या है कि पराली को इकट्ठा करके, और मैंने जैसे बताया कि इसको हम लोग गड्ढे में डाल सकते हैं या विंडो सिस्टम में भी इसको हम कर सकते हैं। तो विंडो सिस्टम जो होता है वो बहुत ही किफ़ायती है, अच्छा है और उसके परिणाम अच्छे हैं। जैसे हमने हमारे पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर भी हमने एक बायोमास यूनिट लगा रखी है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, धान की जो पराली है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसके विंडो बना देते हैं, यानी कि ढेर बना देते हैं लंबे लंबे। और उसकी मैंने बताया साइज़ आपको 2 मीटर चौड़ी, 2.5 मीटर ऊंचाई होती है उसकी। लंबाई 10 मीटर हो सकती है, 20 मीटर हो सकती है, जितना आपकी अवेलेबिलिटी है, जितना आपका स्पेस है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको हम टर्नर से उसको पढ़ते रहते हैं और उसमें पानी छिड़कते रहते हैं। और उसके बाद उसमें हम लोग गोबर की खाद मिला सकते हैं और उससे क्या है कि वो जल्दी उसका डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाता है। और लास्ट में हम लोग पूरा डिकम्पोजर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसकी जो डिकम्पोजिशन रेट है, यानी कि सड़ने की जो रेट है उसकी, वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो ऐसे 3-4 बार उसको हम अगर उसको पलटाई करेंगे तो आपका कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और इसमें जो रेट इसकी फास्ट करने के लिए पूरा डिकम्पोजर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको कम टाइम लगेगा, यानी कि 50 से लेके 60 दिन के अंदर अंदर आपको आपका कंपोस्ट बिल्कुल तैयार मिलेगा। जी, तो उम्मीद है इनको भी यहाँ पर अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर आरएम शर्मा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कीवी के साथ साथ जैसे अन्य फलों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर कोई स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहता है तो कौन सी किस्म लगाए और कैसे उसकी देखभाल करे ताकि उसको बेहतर पैदावार मिले। देखिए, जो स्ट्रॉबेरी है वो भी बेसिकली पर्वतीय क्षेत्र का ही फल है जी। लेकिन क्योंकि उत्तर भारत के और देश के कई हिस्सों में ठंड थोड़ी सी ठीक पड़ती है, तो जहाँ कम ठंड होती है वहाँ भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अगर मैं पूरे भारत की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉबेरी के क्षेत्र में किसी ने विकास किया तो महाराष्ट्र ने। महाबलेश्वर का जो एरिया है और वहाँ पे उन्होंने उसका जीआई भी रजिस्टर करा रखा है और वहाँ के किसान बड़े प्रोग्रेसिव हैं। लेकिन इसकी खेती सफलतापूर्वक उत्तर भारत में भी की जा रही है, पहाड़ों पे भी और मैदानी क्षेत्रों में भी। मैदानी क्षेत्रों में जो लगाने का समय होता है वो अक्टूबर का महीना होता है। और जो जहाँ तक आपने किस्मों की बात की है उसमें कैमारोजा, चांडलर, ओसोग्रांड, विंटर डॉन, ये प्रजातियां हैं जिनको आप लगा सकते हैं। एक और नई प्रजाति आई है स्वीट सेंसेशन, उसको भी लगा सकते हैं गर्म इलाकों में। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी के आने का सीजन होता है वो होता है अप्रैल मई या जून तक होता है। अपने यहाँ जो है फरवरी मार्च में स्ट्रॉबेरी मार्च में ख़त्म हो जाती है। तो दोनों ही जगह कर सकते हैं और ये इनकी मुख्य प्रजातियाँ हैं। पहाड़ों का एक फ़ायदा ये भी है क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो प्रोपेगेशन है, इसके जो पौधे बनते हैं, अगर पहाड़ों पे आप एक पौधा लगाएंगे तो 10, 12, 15 पौधे अपने आप उससे नए बन जाते हैं एक साल में। जबकि अगर हम मैदानी क्षेत्रों में गर्म इलाकों में लगाते हैं तो यहाँ पे मार्च अप्रैल के बाद तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके सारे पौधे मर जाते हैं और अगले साल आपको लगाने के लिए पुनः पौधे पहाड़ी क्षेत्रों से या महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों से खरीदने पड़ते हैं। तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में उत्पादन इसका ज़्यादा है, लेकिन पौधों की कीमत आपको हर साल पे करनी है, जिससे इसका जो उत्पादन होता है वो थोड़ा महंगा हो जाता है। स्ट्रॉबेरी एक ऐसी फसल है जिसमें इनपुट बहुत ज़्यादा लगती है। तो बहुत सारे किसान भाई मेरे पास आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि जो ऐसा किसान जो पहली बार स्ट्रॉबेरी लगा रहा है उसको थोड़े छोटे क्षेत्र में लगा के कुछ अनुभव लेके फिर अगले साल से शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसमें कीमत बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आप पहले बार में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बहुत जल्दी ख़राब होता है, अगर आपको मार्केट अच्छी नहीं मिली, आपको तोड़ने वाले लोग नहीं मिले, तो फिर आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसकी खेती लाभदायक है। पहाड़ी क्षेत्रों में आप दोनों काम कर सकते हैं, पौधे भी बना सकते हैं और कुछ क्षेत्र से उसके फल भी ले सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी को आजकल बहुत सारे क्षेत्र में, और अब यहाँ तक कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं कुछ, वहाँ पर भी स्ट्रॉबेरी पहुँच गई है, वहाँ पर भी लोग लगाना शुरू कर रहे हैं। तो पश्चिम की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, पूर्वी भारत की बात करेंगे, जहाँ थोड़ी ठंड होती है वहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। बस सीजन का थोड़ा सा अंतर रहता है कि अगर आप गर्म इलाकों में कर रहे हैं तो ये फरवरी मार्च में ख़त्म हो जाएगी, और अगर आप पहाड़ियों पर कर रहे हैं, खास श्रीनगर में इसका सीज़न मई जून में आता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते हैं तो इसका सीज़न जो है लेट होता है। बिल्कुल।
तो अगर आप स्ट्रॉबेरी की खेती करने जा रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि आप पहले छोटे से एरिया में उस खेती को करके उसका अनुभव लीजिए, क्योंकि इस खेती में बहुत सारे ऐसे खतरे भी होते हैं जो अगर आप समय पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी फसलें बर्बाद भी हो सकती हैं। तो उसमें बहुत सावधानी से उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप खेती करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी हैं यमुनानगर से, हरियाणा से। लक्ष्मीकांत जी, सवाल पूछिए अपना। लक्ष्मीकांत जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। लक्ष्मीकांत जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए, संपर्क टूट गया है लगता है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे थे कि पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में स्ट्रॉबेरी को देखभाल करने का भी अलग तरीका होता है। बिल्कुल। तो स्ट्रॉबेरी की जब खेती किसान यहाँ पर कर रहा है तो पहाड़ी इलाके का किसान कैसे उसकी देखभाल करे ताकि उसकी, जैसे आपने फसल मरने का खतरा बताया, उस खतरे से बचा जा सके, और जो मैदानी इलाकों का किसान है वो कैसे अपने फसल की देखभाल करे ताकि उसकी फसल अच्छी उसको मिल सके और उसकी फसल मरे ना? देखिए, मैदानी इलाकों में जो लगाने का समय है स्ट्रॉबेरी का, वो अक्टूबर का महीना उत्तम माना जाता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में अगर आप लगाएंगे तो दिसंबर के महीने में फूल आने शुरू हो जाते हैं। छोटे समय की क्रॉप है और जाके आपको जनवरी से फल मिलने आरंभ हो गए, फरवरी और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्च तक जा सकते हैं, क्योंकि मार्च में तापमान जैसे बढ़ना शुरू होता है फूल खिलने बंद हो जाते हैं। जबकि अगर जो मैदानी क्षेत्रों में हमने आपको बताया, क्योंकि अगर आप अक्टूबर में लगाते हैं तो दिसंबर और जनवरी में पाले का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, और इसका जो पहला फूल खिलता है, इस पर 3 तरह के फूल खिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो पहला फूल जो खिलता है वो साइज में बड़ा होता है, उसका फल भी बड़ा होता है। तो अगर पहले खिले हुए फूल दिसंबर या जनवरी में अगर पाले से उन जो मर जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि ऐसे किसान भाई जो मैदानी क्षेत्रों में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं वो उसके ऊपर एक पॉलीथीन का रो कवर जरूर लगाएं, खास करके रात के समय में, ताकि जो पाले का प्रभाव है वो उन फूलों पर न पड़े और उनको अच्छी उपज जनवरी के महीने से ही आरंभ हो जाएगी। अन्यथा जो बड़े फूल अगर मर जाएंगे पाले से तो उनको नुकसान होगा। सेकेंडरी फूल जो खिलेंगे उनके फल छोटे होंगे, फिर वो लेट आएंगे। और जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्रों की बात है, क्योंकि ठंड वहाँ ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर जो फूल खिलने का जो सीजन होता है वो मार्च का होता है, तो वहाँ पर पाले का उतना प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन उनका सीजन लेट आता है और अप्रैल मई में उनकी स्ट्रॉबेरी जो टूटती है तो उस वक्त उनके लिए रिस्क कम रहता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है, मिट्टी की उर्वरता भी उतनी अच्छी नहीं रहती, तो उत्पादन तो उतना अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन उनका सीजन ऐसा है जो ऑफ सीजन जिसको आप कह सकते हैं कि अप्रैल मई में अगर स्ट्रॉबेरी आती है मार्केट में तो अल्टीमेटली उसका रेट जो है किसानों को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसकी जो भंडारण क्षमता होगी वो कम रहेगी। जी, तो लगातार हमारे जो यहाँ पे विशेषज्ञ हैं जो वैज्ञानिक तरीके बता रहे हैं यहाँ पर, उन सभी चीज़ों को आजमा के आप अपनी फसलों की देखभाल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। हम आपसे यही बार बार कहते हैं कि विशेषज्ञों की सलाह से अपनी फसलों की देखभाल करें। फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। कार्यक्रम हेलो किसान में इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अशोक प्रजापति उज्जैन से। अशोक जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अशोक जी अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, हमारा सवाल ये है कि
सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास चलाए जा रहे हैं पराली प्रबंधन के लिए? जी। और अगर पराली अपन चलाते हैं तो इससे मानव स्वास्थ्य पे, पशुओं पे और जमीन पे जो अपन खेती करते हैं उस पर कितना प्रभाव पड़ता है? जी, तो अशोक प्रजापति का यहाँ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि इसका जलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। जी, तो देखो, ये कुछ किसान भाई जानते हैं कि जलाने से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हमारी ज़मीन पर पड़ता है, हमारे जो मिट्टी का स्वास्थ्य उस पर पड़ता है। देखिए, पराली जब जलाएंगे तो पहली बात तो यह है कि पराली का जो धुआं है वो आसमान में जाएगा, ऊपर जाएगा, हवा को प्रदूषित करेगा, जिससे क्या है कि हमारा जो वायु प्रदूषण है वो ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जब जलेगा तो हमारे जो मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, जीव होते हैं। उसमें आपका केचुआ भी होता है, उसमें आपके बैक्टीरिया होते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं, और हमारे उसमें कई तरह की मतलब फंजाई और कई तरह के और भी सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये सब जो भी जीव होते हैं ज़मीन के अंदर, ये सभी हमारी फसल की उत्पादकता में बहुत ज़्यादा इनका योगदान होता है। जैसे हम बोलते हैं ना बायो फर्टिलाइजर्स, ऐसे बैक्टीरिया ऑलरेडी ज़मीन में मौजूद होते हैं। तो जब हम आग जलाएंगे तो वो कैसे बचेंगे? तो डेफिनेटली है कि जब पराली को जलाएंगे तो हमारी जो मिट्टी के अंदर जो जितने भी जीव हैं, चाहे सूक्ष्म हो चाहे बड़े हों, वो सब मर जाएंगे। तो जब मर जाएंगे तो हमारी जो मिट्टी है उसका ख्याल कौन रखेगा? तो पहला प्रभाव तो ये हो गया कि हमारे जो वायु है, हमारी जो हवा है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब धुआं हो जाएगी, उसमें बहुत सारे केमिकल हो जाएंगे, उसमें बहुत सारे हैजार्डस खतरनाक वाले जो है ना रसायन उसमें घुल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो बूढ़े बड़े लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उन पर इसका कुप्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल पड़ता है। तो उनके स्वास्थ्य में ये बिल्कुल प्रॉब्लम करता है। दूसरा क्या है कि हमारी जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य है वो बिल्कुल इसमें खतरे में है कि जब माइक्रोब्स मर जाएंगे तो जितनी भी हमारी प्रक्रिया होती हैं ज़मीन के अंदर जो कि फसल को चाहिए होती हैं, क्योंकि हमारे जो पोषक तत्व है वो डिफरेंट तरीके के जो प्रतिक्रिया उनके थ्रू ही ज़मीन से पौधों में आते हैं पोषक तत्व, तो उनका नुकसान ये होता है। और फिर बाद में ये नुकसान होने के बाद आप ये देखेंगे कि इसका प्रबंधन कैसे करें। अगर आपको पता है कि इसका प्रभाव अच्छा नहीं है तो इसका प्रबंधन के लिए हम कई तरह के किसान भाई को सलाह देंगे कि भाई या तो आप इसको मिट्टी में मिला दो, चारे में काम ले लो। अगर जैसे धान की जो पराली है वो चारे के रूप में काम में नहीं ली जा सकती है, लेकिन उसका एक काम हो सकता है कि आप उसका बेलिंग कर सकते हैं, उसको इकट्ठा करके बेलिंग करके आप किसी फैक्ट्री में दे सकते हैं, क्योंकि डिमांड है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है, पैसे भी देती है। जितनी पराली आपके खेत में, अब पंजाब में, हरियाणा में कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पराली के प्रबंधन की प्रोत्साहन राशि वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और दिल्ली गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है। तो बहुत सारे इंसेंटिव दे रही है कि आप पराली ना जलाएं, पराली का प्रबंधन करें, या तो उसकी खाद बना लें या फिर बाद में उसका बेलिंग करके किसी फैक्ट्री में आप उसको बेच सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, जैसे आपका जो टर्बो सीडर है, आपका जो हैप्पी सीडर है, इन पर सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है कि आप इनका इस्तेमाल करिए। अगर किसान एक ही किसान भाई इनको खरीद नहीं सकता है तो आप क्लस्टर बना करके भी, कस्टम हायरिंग सिस्टम करके भी आप इस तरह से जीरो टिलेज मशीन है, आपका टर्बो सीडर है, और एक टंडर होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम कंपोस्ट बनाएंगे तो। और रोटावेटर है, रोटावेटर से क्या होता है, वो क्या है कि पराली के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, और टुकड़े करने के बाद वो मिट्टी में उसको मिला देता है, जिससे क्या है कि वो खाद बन जाता है बाद में। तो आपको गेहूं की बुआई करने में कोई समस्या आती नहीं है। तो इस तरह से भारत सरकार, बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इसमें इंसेंटिव दे रही है, और जो मशीन है उस पर आपको सब्सिडी ऑलरेडी पहले से ही गवर्नमेंट दे रही है। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से भी लगातार सहयोग किया जा रहा है किसानों को, ताकि अपने पराली का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकें और बेहतर लाभ यहाँ पर पराली से आप ले सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राजकुमार जी मध्य प्रदेश से। राजकुमार जी अपना सवाल पूछिए। राजकुमार जी अपना सवाल पूछिए। जी अपना सवाल पूछिए। मैं 2 साल हो गए आई थी जी, तो उसमें अभी तक कोई फल नहीं आया। अब जी, तो राजकुमार जी का सवाल ही डॉक्टर साहब कि इन्होंने कीवी की फसल लगाई थी, और जी अंगूर की फसल इन्होंने लगाई थी, और इनको अभी तक फल नहीं मिल पाया है। डॉक्टर आर एम शर्मा जी। देखिए, ऐसा है कि आपने कटिंग लगाई होगी शायद,
और मैं नहीं समझ पाया कि आपने जड़ निकली हुई कटिंग लगाई थी कि आपने सिर्फ कटिंग आपने कहीं से ली थी। तो अंगूर की जो मुख्य बात ये है कि अंगूर की जो प्रजातियां हैं वो उत्तर भारत के लिए अलग हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी प्रजाति लगाई हुई है। तो अंगूर से अगर आप रूटेड कटिंग ले जाते हैं, आप हमारे यहाँ से लेते हैं, पूसा उर्वशी है, पूसा तेशार है, पूसा आदिति है, बहुत कई सारी प्रजातियाँ हमारे संस्थान ने विकसित की हुई हैं। और अगर आप रूटेड कटिंग ले जाते हैं तो 3 साल का वक्त तो आपको लगेगा, क्योंकि आपको उसके लिए ट्रेनिंग सिस्टम भी बनाना पड़ेगा, तार लगा के उसके ऊपर उसको चढ़ाना पड़ेगा, तब उस पर वो फल फूल आने शुरू होंगे। दूसरा, दिसंबर जनवरी के महीने में जो भी आपका नज़दीकी KVK है या कोई आपका कॉलेज है एग्रीकल्चर का या कोई ICR का संस्थान है, आप वहाँ जाके उसकी प्रूनिंग के बारे में भी थोड़ा ज़रूर सीखिए, क्योंकि कटाई छटाई बहुत आवश्यक है। कटाई छटाई करने के हिसाब से ही उस पर फूल खिलेंगे और फल आएंगे। तो 3 साल तो आप मान के चलिएगा कि कम से कम उतना समय आपको लग जाता है, लेकिन उसकी कटाई छटाई का विशेष प्रबंधन करें, क्योंकि अब दिसंबर का महीना आ रहा है, यही समय होता है। दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है वो कटाई छटाई का होता है। तो नज़दीकी KVK के पास जाके उनसे आप उसकी कटाई छटाई सीखें और उसको कैसे ट्रेन करना है, क्योंकि अंगूर की बेल होती है, उसको आपको खड़ा करना पड़ेगा, किस तरह की प्रजाति है, फिर उसके लिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। हेड सिस्टम भी हो सकता है, बोवर सिस्टम होता है, आर्बर सिस्टम होता है, कई तरह के सिस्टम पर हम उसको ट्रेन करते हैं। तो जहाँ से आपने पौधा लिया है, बेहतर होगा कि आप वहाँ नज़दीकी संस्थान में जाके उसकी जो तकनीकी जानकारी वो अवश्य लें और उस पर फल फूल आएंगे, आप परेशान ना हो। बिल्कुल। तो राजकुमार जी, इंतजार कीजिए, कम से कम 3 साल का वक्त आपको देना होगा। फिलहाल आपको उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक व्हाट्सएप पे सवाल आया है मुकेश पांडे जी का, छत्तीसगढ़ से उनका सवाल है, पराली को पशुओं को भी क्या खिलाया जा सकता है? डॉक्टर असल मीना जी ये पूछ रहे हैं, क्या पराली को पशुओं को खिला सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं खिला सकते हैं। पराली का मतलब सिर्फ धान नहीं होता है, पराली तो कोई भी फसल की हो सकती है। धान थोड़ा सा मतलब उसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो क्या है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है, तो हम लोग क्या है कि उसको चारे के रूप में कम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन जो आपकी फसलें हैं, चाहे वो खरीफ की हो चाहे रबी की हो, उसके जो फसल अवशेष होते हैं वो चारे काम में हम ले सकते हैं। जैसे गेहूँ है आपका, जैसे ज्वार है, बाजरा है, जौ है, ये फसलें हैं, इनका जो पराली है वो आप काम में ले सकते हैं। उधर क्या है कि आपका जो दलहनी फसलें होती हैं, चना है, आपका वो अरहर है, इन सबको बिल्कुल आप काम में लेते हैं, हम लेते हैं, सब पशुओं को इनको खिलाते हैं। और ये बहुत ही प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ होता है पशुओं के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पराली को हम खिला नहीं सकते, पराली को ही तो खिलाते हैं। चारा तो जो होता है वही पराली के रूप होता है। तो आप उसको चॉपिंग करके, कटिंग करके, आप उसकी मतलब स्ट्रा बना करके आप उसको खिला सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि गेहूँ जो है वो किसान भाई कंबाइन हार्वेस्टर से उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या है कि वहीं उसी समय वो उसके जो पौधे हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो उसको हम स्ट्रा बोलते हैं, तो वो बिल्कुल चारे काम आता है। ऐसे ही आपका जो बाजरा है, ज्वार है, उसकी पराली जो होती है वो भी बिल्कुल आप उसकी कुट्टी करके आप चरा सकते हैं, मशीन से उसका छोटे टुकड़े करके आप उसका पशुओं को आहार के रूप में खिला सकते हैं। तो पराली जो भी है वो सब काम में आती है। सिर्फ क्या है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं उनका जो पराली होती है वो चारे के रूप में ज़्यादा उपयुक्त नहीं की जा सकती हैं। जी, तो मुकेश पांडे जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अखिलेश सिंह सीतामढ़ी बिहार से हैं। अखिलेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी अखिलेश जी, अपना सवाल पूछिए। अखिलेश जी, अगर आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है तो अपना सवाल पूछिए। जी, मैं सीतामढ़ी बिहार से बोल रहा हूँ सर। जी, कीवी की खेती बिहार में की जा सकती है क्या? जी, तो डॉक्टर साहब, इनका सवाल यही है कि कीवी की खेती क्या बिहार में की जा सकती है? अखिलेश जी, कीवी की खेती के लिए जो पौधा होता है उसमें फूल खिलने के लिए 600 से 800 घंटे जो है ठंड की आवश्यकता होती है, और वो ठंड भी आपकी 4 डिग्री से कम होनी चाहिए। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका जब 600 घंटे या 700 घंटे रहेगा तब तब आप उस पर फूल खिलेंगे, अन्यथा वो उसके फूल नहीं खिलते हैं। इसलिए क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र का फल है, तो बिहार में इसकी खेती संभव नहीं है। लेकिन दूसरे फल हैं, स्ट्रॉबेरी आपके यहाँ की जा रही है, सबौर विश्वविद्यालय आपका जो है भागलपुर में, वो लोग स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। आप उनसे स्ट्रॉबेरी की जानकारी लेके स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर सकते हैं, लेकिन कीवी का उत्पादन आपके क्षेत्र में संभव नहीं है। जी, तो उम्मीद है कि अखिलेश जी आपको यहाँ पर आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बिहार में
कीवी की नहीं, लेकिन इसके अलावा आपके पास कई और ऐसे ऑप्शन हैं जिसकी आप खेती यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल हेलो किसान वक्त कार्यक्रम में यहाँ पर एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर RM शर्मा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर RM शर्मा जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि कई तरह के ऐसे फल हैं जिसकी खेती पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी की जा सकती है। अगर हम आलू बुखारे की खेती की बात करें या इसकी फल की खेती की कोई करना चाहता है तो कौन सी किस्म लगा सकता है, कैसे उसकी देखभाल की ताकि उसको बेहतर पैदावार यहाँ पर मिल सके? देखिए, आलू बुखारा जो है, जो गर्म इलाकों में होता है, उनको हम कहते हैं कम चिलिंग की प्रजातियाँ। जैसे आजकल सेव में भी आ गई हैं, हरमन करके प्रजाति आ गई है, और आड़ू में भी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनको ठंड की कम आवश्यकता होती है। जैसे फ्लोरिडा रेड, फ्लोरिडा सन प्रजातियां हैं जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाई जाती हैं। हरियाणा, पंजाब या यूपी के भी कुछ क्षेत्रों में, सहारनपुर जैसे क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसी तरह आलू बुखारा की जहाँ तक आपने बात की है, हालांकि जो मैदानी क्षेत्रों में जो फसलें उगाई जाती हैं उनके फल बड़े खट्टे होते हैं, लेकिन टेट्रोन एक प्रजाति है, काला अमृतसरी है, ये दो प्रजातियां हैं आलू बुखारा की जिनको गर्म क्षेत्रों में आप लगा सकते हैं। फल का साइज थोड़ा छोटा होता है और खटास भी ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी खेती की जा रही है। और क्योंकि ये फल जल्दी बाज़ार में आ जाते हैं तो बाज़ार में जल्दी आने से किसान को इसका रेट भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन ये संभव है, लेकिन उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वो सेंटा रोज़ा या मैरीपोजा, फॉर्मोसा, बरमोसा, इन प्रजातियों की जो क्वालिटी है जो पहाड़ों पर होती हैं। रेड ब्यूट है। पहाड़ी जो मैदानी क्षेत्रों की प्रजातियाँ हैं उनके फल छोटे होते हैं और थोड़े खट्टे भी ज़्यादा होते हैं। तो इनकी खेती पंजाब और हरियाणा में पहले से की जा रही जी। तो अगर आलू की खेती आप करना चाहते हैं या फिर आलू बुखारे की खेती आप करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप हमारे विशेषज्ञ की सलाह को अपना सकते हैं। फिलहाल सचिन कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़ गए हैं। सचिन, अपना सवाल पूछिए। सचिन जी, सचिन जी अपना सवाल पूछिए। जी जी बताइए। जी, जितना हम समझ पाए सचिन जी का सवाल है कि ये भी पराली प्रबंधन करना चाहते हैं। डॉक्टर असल मीना जी, आप ज़रा इनके सवाल का जवाब दीजिए। जी, आप बिहार से बोल रहे हैं और बिहार में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे चावल की खेती होती है और वो लोग उसके बाद गेहूँ भी बोते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारा जो पूरा बेल्ट है, इंडो गैंगटिक बेल्ट है, पंजाब से लेके बिहार तक, इवन वेस्ट बंगाल तक, ये पूरा बेल्ट है, इसमें चावल की खेती होती है। और ये एरिया इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे भारत, हमारे जो देश है, इसका ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम भी कहते हैं इसको, राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है, क्योंकि धान्य अन्न की जो फसलें हैं वो दोनों उगाई जाती हैं। तो जो चावल की जो बात कर रहे हैं लोग, पराली की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, किसान भाई धान की जो पराली है उसी को जलाते हैं। और ये सिर्फ उत्तर भारत में ही ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे इसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा है। हमारे जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली का जोन है, इसमें इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इवन उत्तर प्रदेश, बिहार में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो बहुत मात्रा में इसकी पराली पैदा होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे देश में, हमारे जो उत्तरी भारत में 500 मिलियन टन पराली का उत्पादन होता है। उसमें से 92 से लेकर 95 मिलियन टन जो पराली है उसको किसान भाई जला देते हैं हर साल।
तो मेरा कहने का मतलब है कि और देश के और हिस्से में ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रोडक्शन ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है धान के अंदर, तो इसलिए किसान भाई क्या है कि सबको तो काम में लेते नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ पराली ऐसी होती है वो तो हम खाने के रूप में, यानी कि जो हमारे पशुधन है उनको चारे के रूप में काम में ले सकते हैं, लेकिन धान की जो ऐसी पराली है इसका ज़्यादातर चारे के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनको किसान भाई जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो प्रबंधन के लिए मैंने बोला आपको कि या तो आप उस पराली को आप खेत में ही बिल्कुल मिला दीजिए, और मिलाने का सीधा तरीका ये है कि जब आप कंबाइन हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें उसकी जो फसल के जो पौधे हैं उनके छोटे से टुकड़े हो जाते हैं। अगर टुकड़े हो गए हैं ऑलरेडी तो आप बिल्कुल रोटावेटर, एक मशीन आती है, उसको आप उपयोग में लीजिए। तो रोटावेटर क्या है कि उसमें ब्लेड्स होती हैं, तो जब ब्लेड चलती हैं तो वो क्या है कि जो आपका पराली के जो टुकड़े होते हैं, पराली की जो अवशेष फसल अवशेष होते हैं, तो वो क्या है कि मिट्टी में वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाते हैं। जब पानी उसमें डालेंगे तो डिकम्पोज हो जाएंगे, और ऊपर से आप अगर पूसा डिकम्पोजर का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी डिकम्पोज हो जाएगा कम्प्लीटली। और अगर किसान भाई ऐसा नहीं करना चाहता है कि भाई ठीक है, वो कह रहा है कि मेरी पराली पूरी यूं पड़ी हुई है, यानी कि उसके ज़्यादा अच्छे टुकड़े नहीं हुए हैं, तो उसको आप इकट्ठा करके उसका आप कंपोस्ट बना लीजिए। जैसे मैंने पहले बोला कि हमारा जो पूसा कंपोस्टिंग सिस्टम है वो बहुत ही उत्तम है, और वो 50 से लेकर 60 दिन के अंदर में आपको कंपोस्ट बिल्कुल तैयार मिलेगी। और अगर आप खेत में ही पराली को डिकम्पोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक घोल आता है जिसको हम बोलते हैं पूसा डिकम्पोजर। उसमें बहुत सारी फंजाई होती हैं जो कि डिकम्पोज करती है, सेलुलोज को डिकम्पोज करती है, उसकी रेट को फास्ट कर देती है जी। तो उसका आप इस्तेमाल करके 15 से 20 दिन में आप पराली का प्रबंधन आप कर सकते हैं, और बाकी आप कंपोस्ट बनाकर भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप कोई स्पेशल मशीन से, जैसे मैंने वाईपी सीडर बोला, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरो टिलेज, यानी कि आपको पराली को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पराली के अंदर से ही गेहूँ की बिजाई आप कर सकते हैं, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हुए हैं। बिल्कुल सचिन जी, आपके सवाल का जवाब उम्मीद है कि आपको मिल गया होगा। फिलहाल ओमपाल करनाल हरियाणा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। ओमपाल जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ओमपाल करनाल हरियाणा से जी। मैं जानना चाहता हूँ क्या हरियाणा में जापानी फल जो पहाड़ों में जाकर उगाए जाते हैं खेती कर सकते हैं? जी, डॉक्टर आर एम शर्मा जी, आपको सवाल समझ में आ गया होगा, आप जवाब दीजिए। जापानी फल की बात कर रहे हैं आप? जी। तो जापानी फल बेसिकली कहते हैं परसिमोन को। तो परसिमोन के लिए जो है, जो हरियाणा की जलवायु है वो ठीक नहीं है। हालांकि हरियाणा में आप आड़ू लगा सकते हैं, आलू बुखारा लगा सकते हैं, नाशपाती लगा सकते हैं, तो ये लगा सकते हैं, लेकिन जो जापानी फल, जिसको जितना मैं समझ रहा हूँ जापानी फल जो है कहते हैं परसिमोन को। तो परसिमोन के लिए ठंड की आवश्यकता होती है, तो इसको हम 1000-1200 मीटर जो एलिवेशन है उससे ऊपर ही लगा सकते हैं, और जहाँ बारिश ज़्यादा ना होती हो, क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट है तो वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। लेकिन हरियाणा में इसकी खेती संभव नहीं, क्योंकि हरियाणा में तापमान जो है आपका 45, 46, 47 तक चला जाता है, तो वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इसका जो फलत का टाइम है वो बहुत लंबा होता है, मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक उस पर फल लगते हैं। तो उससे एक तो सन बर्निंग होगी, क्योंकि बहुत तेज लाइट रहेगी, तो उससे फलों की गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए बेहतर है कि आप जो लो चिलिंग वेराइटीज़ हैं आड़ू की और नाशपाती की, अगर आप उनको लगाएंगे तो आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो ओमपाल जी, आपको उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आप हमारे विशेषज्ञों की सलाह को अगर अपनाते हैं तो आप बेहतर तरीके से अपनी फसल की देखभाल भी कर पाएंगे और अच्छी पैदावार भी यहाँ पर ले पाएंगे। फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है अगले आने वाले प्रोग्राम में विषय जानने का। तो आने वाले समय में जो विषय पर चर्चा करेंगे वो रहेगी गेंदे की व्यावसायिक खेती, साथ ही साथ गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती। तो ये दो विषय ऐसे रहने वाले हैं जो आने वाले कार्यक्रम है उसमें चर्चा की जाएगी। तो अगला विषय गेंदे की व्यावसायिक खेती रहेगा, साथ ही साथ गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती विषय पर आने वाले कार्यक्रम में, हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आप हमारे जैसे इस कार्यक्रम में अपने सवाल अपने पहुंचाए तो हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हेलो किसान 2015@gmail.com के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे किसान कॉल सेंटर के जरिए भी आप अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए 1800-113060। आप सोमवार से शनिवार के बीच सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के बीच में आप कभी भी कॉल कर अपना सवाल हमें दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर हेलो किसान कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप QR कोड
स्कैन देख पा रहे हैं, इस QR कोड को स्कैन कर आप हमारे YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और हेलो किसान के कई कार्यक्रमों को कहीं पर भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े रहे, उन्होंने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर RM शर्मा, आपने कीमती समय अपने साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर SL मीना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषय पर चर्चा हुई और डॉक्टरों ने और जो वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से आपके सभी सवालों का जवाब दिया और हम उम्मीद करते हैं कि इन सवालों के जवाब को आप अपनाएंगे और जिस तरह से आपको विशेषज्ञ अपनी सलाह बताते हैं उस अनुसार आप अपनी फसलों की भी देखभाल करेंगे, तभी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आज के इस हेलो किसान कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।